नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एडी एजुकेशन में। यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए आपका हिंदी का प्रैक्टिस सेट बैच हम आपके लिए लेकर आए हैं और पहला प्रैक्टिस सेट आज आपका होने वाला है और साथ ही इसकी फ्री पीडीएफ भी आप प्राप्त कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल पर, जिसकी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दी हुई है। तो वहां से आप टेलीग्राम ज्वाइन करके इसकी फ्री पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही एसएससी जीडी का भी प्रैक्टिस बैच हमारा चल रहा है, योद्धा बैच। तो उसमें आपके 8 प्रैक्टिस सेट हो चुके हैं, तो वो यदि आपने नहीं देखे हैं तो वो भी आप देख सकते हैं। और अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह इसमें हमने किया है। ठीक है, तो बिना देरी किए चलते हैं हमारे आज के पहले प्रश्न पर। और पहला प्रश्न क्या है ये यहाँ पर हम देख लेते हैं। तो पहला प्रश्न जो है आपका वो है कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से दिए गए शब्द के सही समास वाला विकल्प पहचानिए। ठीक है, तो सही समास वाला विकल्प पहचानना है। और समास से रिलेटेड आपका ये जो प्रश्न है ये है कि सप्त सिंधु का जब हम समास विग्रह करते हैं तो क्या होगा। सप्त सिंधु जो दे रखा है आपका, ये क्या कहलाता है आपका, तो ये आपका कहलाता है सामासिक पद, जिसे हम समस्त पद भी कहते हैं। ठीक है, तो ये क्या कहलाता है आपका सामासिक पद, इसे हम क्या कहते हैं, तो इसके अन्य नाम में हम इसे समस्त पद भी कहते हैं। क्या कहते हैं, समस्त पद। इसको अन्य क्या कहते हैं हम, तो समस्त पद भी इसे कहते हैं। अब इसका जब समास विग्रह करेंगे अर्थात इसको हम तोड़ेंगे तो ये प्रक्रिया जो कहलाएगी इसे हम समास विग्रह कहते हैं। ठीक है, और समास किसे कहते हैं, तो 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल से बने पदों को समास कहते हैं। फिर बात आती है कि समास कितने प्रकार के होते हैं, तो समास 6 प्रकार के होते हैं। और यदि प्रश्न बनता है कि पद प्रधानता के आधार पर समास कितने प्रकार के होते हैं, तो पद प्रधानता के आधार पर आपके जो समास होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो फिलहाल आपसे पूछा है यहाँ पर कि सप्त सिंधु में कौन सा समास होगा, और यहाँ पर क्या पूछा है कि शब्द के सही समास वाला विकल्प पहचानना है। तो शब्द सिंधु जो दे रखा है आपको सामासिक पद, इसका जब हम समास विग्रह करेंगे तो क्या होगा। तो पहला ऑप्शन है 7 सिंधुओं का समूह, दूसरा ऑप्शन है 7 सिंधुओं का समूह, तीसरा है 7 सिंधुओं का समूह और चौथा है 7 नदियों का समूह। तो यहाँ पर कंफ्यूजिंग ऑप्शन दिए हुए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं, तो 7 सिंधुओं का समूह तो नहीं होगा सप्त सिंधु। 7 सिंधुओं का समूह इसका समास विग्रह होगा, लेकिन सिंधुओं को जब हम लिखते हैं तो ये आपका बहुवचन पद होता है। और इसमें जो ओ है इस पर यहाँ पर हम जो आपका बिंदी ये जो लगी हुई है इसका प्रयोग करते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो 7 सिंधुओं का समूह जो दूसरे वाले ऑप्शन में दिया हुआ है वो भी गलत हो जाएगा। तीसरा वाला जो ऑप्शन रहेगा वही हमारे इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा कि सप्त सिंधु अर्थात 7 सिंधुओं का समूह और 7 नदियों का समूह इसका गलत आपका जो होगा आंसर होगा। तो पहला, दूसरा और चौथा तीनों ऑप्शन गलत हो जाएंगे। तीसरा जो ऑप्शन रहेगा वही हमारे इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा कि सप्त सिंधु का जब समास विग्रह करेंगे तो 7 सिंधुओं का समूह होगा। और इसमें अब समास की बात करें कि इसमें कौन सा समास होगा, तो यहाँ पर प्रथम पद संख्यावाची है, अर्थात ये जो समास होगा ये होगा आपका द्विगु समास। ठीक है, द्विगु समास का उदाहरण है। तो पहला प्रश्न आपको क्लियर हो चुका होगा। अगले प्रश्न का रुख करते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर उससे पहले हम आपको बता दें कि ये जो प्रश्न है आपके, ये प्रीवियस ईयर पेपर में जो आए हुए प्रश्न है वो प्रश्न सब हमने यहाँ पर लिए हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल से रिलेटेड। तो यहाँ पर दूसरा प्रश्न आपका स्क्रीन पर है, आपको देखना है कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं। ठीक है, जिनमें से उस विकल्प का आपको चयन करना है जो दिए गए शब्द अथवा वाक्य का सबसे अच्छा एक शब्द विकल्प है। ठीक है, तो उपकार को मानने वाला अर्थात कृतज्ञ कहलाएगा, कृतज्ञ कहलाएगा, परोपकारी कहलाएगा या धर्मज्ञ कहलाएगा, इसका आंसर आपको बताना है। तो ये क्लास ऐसी है जहां आपको चारों ऑप्शनों का जो डिटेल एक्सप्लेनेशन है वो यहाँ पर मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो आंसर क्या होगा वो भी हम जानेंगे और आंसर के अलावा जो विकल्प दिए हुए हैं उनके क्या अर्थ होंगे वह भी हम यहाँ पर जानने वाले। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट है आपका और पहला प्रैक्टिस सेट आपके लिए आज लेकर आए हैं इस क्लास में। तो उपकार को मानने वाले को हम कृतज्ञ कहेंगे, कृतज्ञ कहेंगे, परोपकारी कहेंगे या धर्मज्ञ कहेंगे। तो जो उपकार को मानता है उससे क्या कहते हैं, हम उसे कृतज्ञ कहते हैं। ठीक है, तो पहला वाला जो ऑप्शन रहेगा वही हमारे इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। लेकिन कृतज्ञ किसे कहेंगे, तो जो उपकार को नहीं मानता है उसे हम कहेंगे कृतज्ञ। ठीक है, परोपकारी अर्थात दूसरों की भलाई करने वाला आपका परोपकारी कहलाता है। और धर्मज्ञ अर्थात धर्म का ज्ञान रखने वाला या धर्म को जानने वाले को हम क्या कहेंगे, धर्मज्ञ कहेंगे। ठीक है, तो उपकार को मानने वाले के लिए एक शब्द बताना था, तो कृतज्ञ वो कहलाएगा। उपकार को न मानने वाला कृतज्ञ कहलाएगा।
परोपकारी अर्थात दूसरों की भलाई करने वाला, और धर्मज्ञ अर्थात धर्म का ज्ञान रखने वाला, ये धर्म को जानने वाला आपका धर्मज्ञ कहलाएगा। ये यहाँ पर आपका एक्सप्लेनेशन किया हुआ है। इसकी फ्री पीडीएफ आप क्लास के अंत में प्राप्त कर सकते हैं। जैसे ही क्लास खत्म होती है उसके बाद इसकी फ्री पीडीएफ हम टेलीग्राम पर अपलोड कर देंगे, वहां से आपको इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ये इस प्रकार की हमने क्लास यहाँ पर डिजाइन की है, बहुत ही शानदार कंटेंट है और पीवाईपी यहाँ पर आपके लिए क्वेश्चंस लेकर आए हैं हम। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर और अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें से एक शब्द दिए गए अनेकार्थी शब्द का एक अर्थ है, उस शब्द को चुनना है। अर्थात यहाँ पर कनक का अर्थ आपको बताना है कि कनक का अनेकार्थी क्या होगा। सोना होगा, चांदी होगा, चावल होगा या फिर आपका कंगन होगा। ठीक है, तो यहाँ पर अनेकार्थी अर्थात अनेक अर्थों वाला। ठीक है, तो कनक का अर्थ क्या होता है, तो कनक का अर्थ आपका जो होता है वो स्वर्ण होता है, जिसे हम सोना कहते हैं। ठीक है, और आपने पंक्ति पढ़ी भी होगी कि कनक कनक ते सोगुनी मादकता अधिकार। ठीक है, तो एक कनक का अर्थ धतूरा होता है उसमें और एक कनक का अर्थ सोना होता है। तो कनक का जो अनेकार्थी होगा वो धतूरा होगा, सोना होगा, जिसे हम स्वर्ण भी कहते हैं। तो जो ऑप्शन दिए हुए हैं इसमें चांदी दिया हुआ है तो चांदी गलत हो जाएगा, चावल भी गलत हो जाएगा और कंगन भी गलत हो जाएगा। एकमात्र और जो सटीक आंसर रहेगा वो रहेगा सोना, जो कि पहले वाले ऑप्शन में दिखाई दे रहा है और वही हमारे इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा कि कनक का जो अनेकार्थी होगा वो हो जाएगा सोना। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर और अगला प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है आपका। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से रेखांकित पद के उचित कारक को पहचानना है यहाँ पर। ठीक है, तो बोतल में दूध बचा है, इसमें कौन सा कारक है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आपका रेखांकित किया हुआ है, तो मैं किस कारक में आता है विभक्ति चिन्ह। तो आपको पता होगा हिंदी में कारक 8 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, तो आइए जान लेते हैं। कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, अधिकरण कारक, संबोधन कारक। ठीक है, ये सब आपके 8 प्रकार के कारक होते हैं और इनके विभक्ति चिन्ह भी होते हैं जिन्हें हम कारक चिन्ह भी कहते हैं। जैसे कर्ता ने कर्म को, करण से के द्वारा, संप्रदान को के लिए, अपादान से अलग, संबंध काके की रा रे री, अधिकरण में पर और संबोधन हे भो अरे इत्यादि। ठीक है, ये सब आपके कारक होते हैं और इनके क्या होते हैं विभक्ति चिन्ह या कारक चिन्ह। तो रेखांकित पद के उचित कारक को पहचानना है। तो बोतल में दूध बचा है, ठीक है, तो मैं कौन सा कारक चिन्ह है या कौन सा विभक्ति चिन्ह है, तो आपका संबोधन कारक नहीं होगा, संबंध कारक नहीं होगा और कर्म कारक भी नहीं होगा, क्योंकि कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, संप्रदान को के लिए, अपादान से अलग, संबंध में का के की रारेरी आते हैं, अधिकरण में आता है में पर। अधिकरण कारक का जो आपका विभक्ति चिन्ह होता है, कारक चिन्ह होता है, वो में या फिर पर होता है। तो में यहाँ पर आया हुआ है तो हमारा ये जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अधिकरण कारक। फिर आपका संबंध कारक होता है, कर्म कारक होता है और इनके जो विभक्ति चिन्ह होते हैं उसमें में नहीं आता है। यहाँ पर अधिकरण कारक में ही में का प्रयोग होता है, तो अधिकरण कारक इसका सही आंसर होगा क्योंकि उचित कारक को पहचानना था। ठीक है, तो यहाँ पर संबोधन नहीं होगा, संबंध नहीं होगा और कर्म भी नहीं होगा, अधिकरण इसका सटीक आंसर हो जाएगा। तो दूसरा वाला जो ऑप्शन रहेगा वही हमारे इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर और अगला प्रश्न क्या कह रहा है ये देख लेते हैं कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से क्रिया का सही रूप वाला विकल्प पहचानना है। स्कूल बस 5 मिनट रिक्त स्थान है, यानी 5 मिनट में आ गई, 5 मिनट में आएगी, 5 मिनट में आके गई या 5 मिनट में आके चली गई। अब आना अर्थात तो सामान्य भविष्यत काल क्या होगा इसका, तो स्कूल बस 5 मिनट में आ गई ये नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि सामान्य भविष्यत काल यानी भविष्य काल की बात करना है। मैं आके गई ये भी नहीं होगा और मैं आके चली गई ये भी नहीं होगा। स्कूल बस 5 मिनट में आएगी ऐसा इसका होगा क्योंकि भविष्य की बात हो रही है। तो दूसरा वाला जो विकल्प हो जाएगा आपका ऑप्शन हो जाएगा वही हमारे इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर और अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित प्रश्न में वाक्य के संरचना के आधार पर उनके भेद बताना है यहाँ पर। ठीक है, तो रवि दीवार रंगने लगा है, इसमें कृदंत क्रिया है, पूर्वकालिक क्रिया है, नाम धातु क्रिया है या संयुक्त क्रिया है। तो आइए सबसे पहले जानना आवश्यक है कि कृदंत क्रिया किसे कहते हैं, पूर्वकालिक क्रिया किसे कहते हैं, नाम धातु क्रिया किसे कहते हैं और संयुक्त क्रिया किसे कहते हैं। तो सबसे पहले बात आ जाती है कृदंत क्रिया की। तो वह क्रिया जो क्रिया शब्द के अंत में प्रत्यय लगाकर बनाई जाती है। जब आप प्रत्यय पढ़ेंगे तो प्रत्यय किसे कहते हैं, तो वे शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में जुड़कर एक नए शब्द का निर्माण करते हैं प्रत्यय कहलाते हैं। प्रत्यय 2 प्रकार के होते हैं, एक तो कृत प्रत्यय और एक तद्धित प्रत्यय। ठीक है, तो कृत प्रत्यय से बनने वाला जो शब्द है उसे कृदंत कहेंगे
और जो तद्धित प्रत्यय से बनने वाला शब्द है वो तद्धितांत कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पर कृदंत क्रिया की बात हो रही, तो वह क्रिया जो क्रिया शब्द के अंत में प्रत्यय लगाकर बनाई जाती है वो कृदंत क्रिया कहलाती है। पूर्वकालिक क्रिया किसे कहेंगे, तो आपको पूर्वकालिक शब्द से ही स्पष्ट है कि पूर्वकालिक का अर्थ होता है पहले से हुआ। ठीक है, तो पूर्वकालिक क्रिया जो पहले से हुई है। नाम धातु किसे कहेंगे, तो संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण इत्यादि से बनने वाली क्रिया आपकी नाम धातु कहलाती है। और संयुक्त क्रिया किसे कहेंगे, तो जब क्रिया दो या दो से अधिक के मेल से बनी हो तो उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। तो यहाँ पर जो आपका रवि दीवार लगने लगा है, ये ना तो कृदंत क्रिया है, ना पूर्वकालिक है, ना ही नाम धातु है, ये संयुक्त क्रिया होगी। ठीक है, तो चौथा वाला जो ऑप्शन रहेगा वही हमारे इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि संयुक्त क्रिया कब बनती है, जब क्रिया दो या दो से अधिक के मेल से बनी हो उसे हम संयुक्त क्रिया कहेंगे। तो रवि दीवार रंगने लगा में, ठीक है, संयुक्त क्रिया होगी, यानी चौथा वाला जो ऑप्शन रहेगा वही इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर, और अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करना है जो दिए गए शब्द का सही स्त्रीलिंग वाला विकल्प है। ठीक है, तो पुल्लिंग और स्त्रीलिंग इस प्रकार के आपके दो लिंग है। हंस का स्त्रीलिंग बताना है, हंसिनी होगा, हंसिनी होगा, हंसी होगा या हंसिया होगा। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, तो बात कर लेते हैं सबसे पहले। तो हंस आपका पुल्लिंग है, इसका स्त्रीलिंग क्या होगा, तो ना तो हंसी होगा, ना ही आपका हंसिया होगा, और ना ही हंसिनी होगा, क्योंकि हंसिनी में सी में बड़ी की मात्रा लगी हुई, जो कि गलत है। दूसरा वाला विकल्प जो है उसमें अशुद्ध शब्द लिखा हुआ है हंसिनी। ठीक है, तो पहला वाला जो विकल्प बचता है वही हमारा सही आंसर होगा, और वो बिल्कुल शुद्ध शब्द लिखा हुआ है हंसिनी। किस प्रकार लिखते हैं, जो कि पहले वाले ऑप्शन में आपको दिखाई दे रहा है। तो हंस का स्त्रीलिंग होगा हंसिनी, तो पहला वाला जो ऑप्शन रहेगा वही हमारे इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न का रुख करते हैं। तो अगला प्रश्न है कि आपको दिए गए शब्द का सही पुल्लिंग वाला विकल्प बताना है। तो कुम्हार का कुम्हारी होगा, कुम्हारिन होगा, कौमहिन होगा या कुम्हारिन होगा। ठीक है, तो कुम्हार का कुम्हारी नहीं होगा, ना ही कुम्हार कामहीन होगा, ना ही कुम्हारिन होगा। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो दूसरे वाले विकल्प में दे रखा है कुम्हारिन। कुम्हार का जो स्त्रीलिंग होगा, ठीक है, यहाँ पर पुल्लिंग नहीं है, स्त्रीलिंग वाला विकल्प बताना है हमको, कुम्हार का स्त्रीलिंग वाला। ठीक है, कुम्हार आपका पुल्लिंग शब्द है, इसका स्त्रीलिंग वाला विकल्प बताना है यहाँ पर। ठीक है, तो स्त्रीलिंग वाला विकल्प क्या हो जाएगा, कुम्हार का कुम्हारिन। ठीक है, दूसरा वाला जो ऑप्शन रहेगा वही इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखें, तो अगला प्रश्न है कि नीचे दिए गए शब्द का सही बहुवचन रूप वाला विकल्प पहचानना है। चूटिया का जो आपका बहुवचन होगा वो क्या होगा, चूटियां, चूटियों, चूटियों या चटियाएं। तो चटियाएं नहीं होगा, ना ही चूटियों होगा, और ना ही चूटियों होगा। इसका जो सही आंसर हो जाएगा चूटिया का चूटियां हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर चंद्र बिंदु का प्रयोग होगा, और वही हमारा जो विकल्प होगा वही शब्द जो पहले वाले ऑप्शन में दे रखा है चूटिया, सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखें, तो अगला प्रश्न वर्ण विच्छेद से रिलेटेड है। जब वर्णमाला पढ़ते हैं आप तो उसमें सबसे पहले आप वर्ण विच्छेद भी देखते हैं। कृपण शब्द का वर्ण विच्छेद क्या होगा, विच्छेद अर्थात अलग करना, पृथक करना, तोड़ना। ठीक है, तो वर्णों को तोड़ेंगे। यहाँ पर कृपण शब्द किन किन वर्णों को मिलाकर बना हुआ है, तो करी धन प धन ण, ये नहीं, गलत आपका ऑप्शन हो जाएगा। क धन री धन प धन आ धन ण, तो कृपाण हो गया, ये गलत होगा। क धन री धन प धन आ धन ण धन अ, ये भी आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि इसमें आ रहा है। एकमात्र ऑप्शन बचेगा चौथा वाला, और वही हमारे इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा। कैसे होगा, तो यहाँ पर आपका जो है क में हलंत लगाएंगे, फिर री ऋषि का आएगा, फिर प में हलंत। तो प, जब प बोलते हैं तो अ भी उच्चरित होता है, और न बोलते हैं तो उसमें भी अ उच्चरित होता है। तो कृपण, तो चौथा वाला जो ऑप्शन दे रखा है वही हमारे इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि बिल्कुल सही दे रखा है आपका। ठीक है, वर्ण विच्छेद इस प्रकार आप कर सकते हैं। अगला है 11वां प्रश्न, और 11वां प्रश्न बहुत ही सिंपल है, और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है आपके सारे। निम्न 4 विकल्पों में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द पहचानना है। कृष्ण किस प्रकार लिखते हैं, तो कृष्ण दूसरे वाले ऑप्शन में जो लिखा है अशुद्ध है। कृष्ण गलत हो जाएगा, और कृष्ण भी गलत हो जाएगा। कृष्ण पहला वाला जो ऑप्शन में जो लिखा हुआ है बिल्कुल शुद्ध रूप है, और वही हमारे इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था ये। चलते हैं अगले प्रश्न पर, और अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करना है जो दिए गए वाक्य में विशेषण शब्द की विशेषता प्रकट करता हो। इस पर्वतवाला में बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ है। तो इसमें विशेषण शब्द की विशेषता कौन प्रकट कर रहा है, तो इस नहीं प्रकट कर रहा है।
ना ही आपका पहाड़ प्रकट कर रहा है। ठीक है, विशेषण शब्द क्या है यहाँ पर ये देखेंगे तो इस पर्वतमाला में बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ है। पहाड़ तो हैं लेकिन कैसे हैं, तो ऊंचे ऊंचे। अब ऊंचे ऊंचे की भी कौन सी विशेषता प्रकट कर रहा है? ठीक है, विशेषण शब्द की विशेषता कौन सा प्रकट कर रहा है, इसका आंसर आपको बताना है। तो यहाँ पर ऊंचे ऊंचे तो विशेषता प्रकट कर रहे हैं अर्थात विशेषण हो जाएंगे वो, लेकिन वाक्य में विशेषण शब्द की भी विशेषता कौन सा प्रकट कर रहा है, तो बहुत आ जाएगा। जो बहुत जो विकल्प होगा दूसरे वाले ऑप्शन में दे रखा है वही हमारे इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर, और अगला प्रश्न है आपका निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करना है जो दिए गए वाक्य का सही विकल्प है। सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है ये बताना है। सबका नाम पहला ऑप्शन, दूसरा है आपका दूसरों का नाम, तीसरा अपना नाम और चौथा संबंध का नाम। तो ना तो संबंध का नाम होगा, ना ही अपना नाम होगा और ना ही दूसरों का नाम। सर्वनाम अर्थात सबका नाम, यानी पहला वाला जो विकल्प होगा, पहला वाला जो ऑप्शन रहेगा वही हमारे इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा, जो कि सर्वनाम का क्या होगा, शाब्दिक अर्थ होगा। अगला प्रश्न देखें तो अगला प्रश्न है इनमें से कौन सी गजानन माधव मुक्तिबोध जी द्वारा रचित रचना नहीं है। ठीक है, तो अंधा युग किसकी रचना है, तो अंधा युग को देखें तो धर्मवीर भारती की रचना है अंधा युग, और अंधा युग एक नाटक है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। चांद का मुंह टेढ़ा ये कविता है, गजानन माधव मुक्तिबोध की कविता है। भूरी भूरी खाक धूल ये भी कविता है, ये भी गजानन माधव मुक्तिबोध की रचना है। और नई साहित्यकार का सौंदर्य शास्त्र ये भी गजानन माधव मुक्तिबोध की रचना है। तो धर्मवीर भारती की रचना कौन सी है, अंधायुग जो कि नाटक है, और मुक्तिबोध जी द्वारा रचित रचना नहीं है ऐसा ही हमसे पूछा है। तो पहला वाला जो विकल्प होगा वही हमारे इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि चांद का मुंह टेढ़ा, भूरी भूरी खाक धूल और नए साहित्यकार का सौंदर्य शास्त्र, ये तीनों जो रचनाएं ये गजानन माधव मुक्तिबोध की है, जो गजानन माधव मुक्तिबोध जी द्वारा रचित है, और अंधा युग धर्मवीर भारती का है। तो पहला वाला जो ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये यहाँ पर हमने इसके आपको एक्सप्लेनेशन किया हुआ है, ये आपको फ्री पीडीएफ प्राप्त होगी जैसा कि हमने पहले भी बताया। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर, और अगला प्रश्न है आपका 15वां प्रश्न। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो बताता है कि पृथ्वीराज रासो किस लेखक की रचना है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा ये आपको बताना है। चंदबरदाई, कल्हण की, वाल्मीकि की या हर्षवर्धन की। तो पृथ्वीराज रासो की जो लेखक हैं पृथ्वीराज रासो के वो कौन है, तो पृथ्वीराज रासो की रचना किसने की, तो चंदबरदाई ने की। तो पहला वाला जो ऑप्शन रहेगा वही हमारे इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो कल्हण, वाल्मीकि और हर्षवर्धन ने किन किन की रचना की वो भी देख लेते हैं। तो चंदबरदाई पृथ्वीराज रासो, ठीक है, कल्हण राजतरंगिणी, वाल्मीकि जी ने रामायण की रचना, और हर्षवर्धन ने रत्नावली नामक ग्रंथ की रचना की। ठीक है, ये हमने देखे यहाँ पर। अब देखते हैं 16वां प्रश्न। तो 16वां प्रश्न है आपका निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करना है जो बताता है कि सत्यार्थ प्रकाश उपन्यास के लेखक का नाम क्या है। अब उपन्यास क्या होता है, उपधन्यास अर्थात समीप रखना, ठीक है, उसे हम उपन्यास कहते हैं। तो दयानंद सरस्वती की रचना है, अरविंद घोष, भवभूति, हर्षवर्धन। सत्यार्थ प्रकाश जो उपन्यास है उसके लेखक का नाम बताना है। तो दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश की रचना की। तो पहला वाला जो ऑप्शन रहेगा वही हमारे इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा। अरविंद घोष ने किसकी की, तो अरविंद घोष ने द मदर की, भवभूति ने महावीर चरित की, और हर्षवर्धन ने रत्नावली नामक जो उनका ग्रंथ था उसकी रचना की। सत्यार्थ प्रकाश जो उपन्यास है उसकी रचना दयानंद सरस्वती जी के द्वारा की गई। तो पहला वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। अन्य तीनों ऑप्शन भी देख लिए हमने। चलते हैं अगले प्रश्न पर। 17वां प्रश्न है हिंदी साहित्य अकादमी की ओर से हर वर्ष यानी प्रति वर्ष जो शलाका सम्मान पुरस्कार दिया जाता है वो किस क्षेत्र को दिया जाता है। ना तो भाषा संस्कृति को देते हैं, ना खेल कूद को देते हैं, और ना ही तकनीकी के क्षेत्र में दिया जाता है। वो हिंदी साहित्य अकादमी द्वारा पुरस्कार दिया जाता है जिसे हम शलाका सम्मान पुरस्कार कहते हैं। और किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो हिंदी को नई दिशा प्रदान करने के लिए ये पुरस्कार दिया जाता है, ये शलाका सम्मान पुरस्कार। तो चौथा वाला जो ऑप्शन रहेगा वही हमारे इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है गद्यांश के प्रश्नों का सर्वोत्तम उत्तर चुनना है। यहाँ पर गद्यांश आपको दिया जाता है और उसके प्रश्नों का अर्थ बताना रहता है, यहाँ पर मतलब प्रश्नों का उत्तर बताना रहता है। तो 18वां प्रश्न है सामाजिक आर्थिक बदलावों ने किस तरह वाहनों को प्रभावित किया। तो आप जब अवध की संस्कृति में सुसज्जित घोड़ा परिवहन का साधन और शान का प्रतीक था से लेकर पीतल या चांदी के घुंघरू बांधे जाते हैं यहाँ तक पढ़ेंगे, यहाँ से लेकर
नीचे तक इस गद्यांश को पढ़ेंगे तो इसमें इन सब प्रश्नों के उत्तर आपको मिल जाएंगे। तो सामाजिक आर्थिक बदलाव ने किस तरह वाहनों को प्रभावित किया, ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा ये आपको बताना है। ठीक है, बड़े वाहनों का प्रयोग होने लगा, हल्के वाहनों का प्रयोग होने लगा, तांगे का प्रयोग होने लगा या भारी वाहनों का प्रयोग होने लगा। तो हम इसको पढ़ते हैं गद्यांश को। तो अवध की संस्कृति में सुसज्जित घोड़ा परिवहन का साधन और शान का प्रतीक था। मुख्य रूप से 3 प्रकार के तांगे और इक्के मिलते हैं, बग्गी, फिटन और टमटम। ठीक है, बग्गी बंद डिब्बे की होती है, ये ध्यान रखना है। तो फिटन और टमटम जो होते हैं वो खुले वाहन है, जिन्हें नवाबों द्वारा यात्रा में वरीयता दी जाती थी। किंतु तांगे व इक्के का जो शाब्दिक अर्थ है वो अधिक अश्व शक्ति की ओर इंगित करता है। ठीक है, इक्के में एक घोड़ा होता है, जबकि बग्गी या तांगे में 2, 4 या इससे अधिक घोड़े होते हैं। यह वास्तव में इस्तेमाल करने वाले की सामाजिक प्रतिष्ठा पर निर्भर करता है। ठीक है, अब देखें आगे। तो 18वीं सदी के उत्तरार्ध और 19वीं सदी के प्रारंभ में अवध के सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक माहौल में बदलाव आया। जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में हल्के वाहनों का निर्माण और इस्तेमाल होने लगा। ठीक है, होने लगा ऐसा आएगा यहाँ पर, इस्तेमाल होने लगा, जिसमें कम से कम अश्व शक्ति लगे। अश्व अर्थात घोड़े की शक्ति। सामान्य बोलचाल में इक्के का क्या अर्थ है कि इक या एक, यानी एक व्यक्ति के इस्तेमाल के लिए। इसके अतिरिक्त तांगा एक परिवार वाहन था, किंतु किफायत की मजदूरी को देखते हुए इक्के में अधिक संख्या में यात्री बैठाने पड़े। तांगा अपेक्षाकृत भारी और बड़ा वाहन है, जिसमें पैरों के लिए अधिक जगह होती है और 4 से 6 वयस्क पीछे कमर लगाकर बैठ सकते हैं। ठीक है, इन्हें जो कमर टिकाकर बैठते हैं वो बैठ सकते हैं। हर साल इन तांगों और इक्कों की दौड़ लखनऊ में होती है। जंगी घोड़े इस दौरान सबके लिए आकर्षण का केंद्र बिंदु होते हैं। घोड़े के खुरों का भी श्रृंगार किया जाता है। पुरानी नाल के स्थान पर नई नाल लगा जाती है। घोड़े के पैरों में एक लोहे की ऐसी यू शेप की जो लगाई जाती है उसे हम नाल कहते हैं घोड़े की। ठीक है, और पैरों की सुंदरता बढ़ाने के लिए कशीदाकारी युक्त वस्त्र पैरों में डाले जाते हैं और पीतल या चांदी के जो घुंघरू होते हैं वो बांधे जाते हैं। तो सामाजिक आर्थिक बदलाव ने किस तरह वाहनों को प्रभावित किया, इसका सही आंसर क्या होगा ये आपको बताना है। तो इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा ये यहाँ पर हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो हमको यहाँ पर देखना है, और इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा ये हम यहाँ पर देखेंगे। इस जब गद्यांश है इसको पूरा पढ़ेंगे और इसमें से आंसर बताएंगे। तो हल्के वाहनों का प्रयोग होने लगा, किन वाहनों का प्रयोग होने लगा, तो यहाँ पर देखें इसका सही आंसर। तो हल्के वाहनों का प्रयोग होने लगा। ठीक है, ना तो बड़े वाहनों का प्रयोग हुआ, ना तांगे का प्रयोग हुआ, ना ही भारी वाहनों का प्रयोग हुआ। जो हल्के वाहन है उनका प्रयोग होने लगा, यानी कि जो तीसरा वाला ऑप्शन रहेगा वही हमारे इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा कि सामाजिक आर्थिक बदलाव ने किस तरह वाहनों को प्रभावित किया। तो हल्के वाहनों का प्रयोग होने लगा, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। 19वां प्रश्न देखते हैं। तो घोड़े के पैरों को किस रूप में सजाया जाता है, काशीदाकारी युक्त वस्त्र, कलमकारी युक्त वस्त्र, बुनाई वाले वस्त्र या चमकीले वस्त्र। तो पैरों की सुंदरता बढ़ाने के लिए जो नीचे नीचे हम पैराग्राफ देखेंगे, कशीदाकारी युक्त वस्त्र पैरों में डाले जाते हैं और पीतल या चांदी के घुंघरू बांधे जाते हैं। इसमें से इसका आंसर पता लगेगा। तो काशीदाकारी युक्त वस्त्र, ठीक है, घोड़े के पैरों को किस रूप में सजाया गया कि पैरों की सुंदरता बढ़ाने के लिए काशीदाकारी युक्त वस्त्र पैरों में डाले। तो पहला वाला ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ना कि कलमकारी युक्त वस्त्र, ना ही चमकीले और ना ही बुनाई वाले वस्त्र। अब देखें अगला। तो तांगा किस रूप में इक्के से अलग वाहन है, इसका आंसर भी आपको मिलेगा कि तांगा जो है किस रूप में इक्के से अलग वाहन है। भारी और बड़ा वाहन, भारी और हल्का वाहन, छोटा और हल्का, और छोटा और भारी वाहन। ठीक है, तो भारी और हल्का ऐसा तो नहीं होगा, तो दूसरा वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। छोटा और भारी ये भी नहीं होगा। भारी और बड़ा वाहन और छोटा और हल्का, इसमें से आपको आंसर बताना है कि इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा। इस प्रश्न का आंसर क्या होगा तो हम देखेंगे यहाँ पर। तो भारी और बड़ा वाहन इसका करेक्ट आंसर होगा, जो कि पहले वाले ऑप्शन में आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, भारी और बड़ा वाहन पहला वाला जो ऑप्शन रहेगा वो करेक्ट आंसर होगा, ना कि आपका तीसरा ऑप्शन। तो तांगा किस रूप में इक्के से अलग वाहन है, तो भारी और बड़ा वाहन है। जो पूरा गद्यांश पढ़ेंगे इसी में इन सब प्रश्नों के उत्तर आपको मिलेंगे। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो 21वां प्रश्न है आपका, परिवहन के साधन का इस्तेमाल किसके अनुरूप किया जाता है, सामाजिक प्रतिष्ठा, पारिवारिक रहन सहन, मूलभूत आवश्यकता या आर्थिक स्थिति। ठीक है, तो यहाँ पर जो परिवहन के साधन का इस्तेमाल है वो सामाजिक प्रतिष्ठा के अनुरूप किया गया है गद्यांश के आधार पर।
दूसरा वाला ऑप्शन गलत होगा, चौथा गलत होगा, तीसरा भी गलत होगा। जब इसको पढ़ेंगे तो सामाजिक प्रतिष्ठा के अनुरूप किया गया परिवहन के साधन का इस्तेमाल, पहला वाला जो ऑप्शन रहेगा वही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अगला प्रश्न है इसका कि 22वां प्रश्न, तांगे और इक्के के कितने प्रकार है? तो तांगे और इक्के के यहाँ पर दे रखे हैं 3 प्रकार के तांगे और इक्के मिलते हैं मुख्य रूप से। जो पहले आपको दे रखा है यहाँ पर कि मुख्य रूप से 3 प्रकार के तांगे और इक्के मिलते हैं, बग्गी, फिटन और टमटम। तो यहाँ पर 2, 5 और 4 तीनों गलत हो जाएंगे, ऑप्शन पहला, दूसरा और चौथा। एकमात्र ऑप्शन बचेगा तीसरा और वही इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा कि 3 प्रकार के तांगे और इक्के हैं। ठीक है, तो इस प्रकार ये गद्यांश रहेगा, इसमें से आपको आंसर पता लग जाएंगे और आंसर आपसे पूछे जाते हैं इस प्रकार। ठीक है, फिर देखते हैं कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करना है जो दिए गए पद्य के उचित अलंकार रूप का सबसे अच्छा विकल्प है। रघुपति राघव राजा राम में कौन सा अलंकार होगा? अनुप्रास, यमक, रूपक या उपमा? ठीक है, तो यहाँ पर रघुपति राघव राजा राम में जो र वर्ण है उसकी आवृत्ति बार बार हो रही है, अर्थात यहाँ पर जो अलंकार होगा वो अनुप्रास अलंकार होगा। पहला वाला जो ऑप्शन रहेगा वही इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और यमक अलंकार में क्या होता है? एक ही शब्द के अर्थ बदल जाते हैं, अलग अलग अर्थ होते हैं, यमक अलंकार होता है। रूपक में उपमेय में ही उपमान का आरोप कर दिया जाता है, रूपक कहलाता है। ठीक है, और उपमा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति की तुलना की जाती है, वह उपमा अलंकार होता है। तो इसका रघुपति राघव राजा राम में अनुप्रास अलंकार होगा। इसके अलावा चारु चंद्र की चंचल किरणें, इसमें भी च वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है, तो वहां पर भी अनुप्रास अलंकार होगा। तो पहला वाला ऑप्शन इसका जो रहेगा करेक्ट आंसर हो जाएगा 23वें प्रश्न का। अगला प्रश्न है, सीता के आगे रमा खड़ी है, रेखांकित शब्दों के सही अव्यय के भेद कौन से हैं? क्रिया विशेषण अव्यय है, संबंध बोधक है, समुच्चय बोधक है या विस्मयादि बोधक है? इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है। तो सीता के आगे रमा खड़ी है, इसमें कौन सा अव्यय आएगा? तो क्रिया विशेषण अव्यय किसे कहते हैं? तो सबसे पहले बात आ जाती है कि वे शब्द जो क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें क्रिया विशेषण अव्यय कहेंगे। संबंध बोधक किसे कहेंगे? कि जिस अव्यय शब्द से संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ प्रकट होता है उसे संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। फिर आ जाता है आपका समुच्चय बोधक अव्यय, यानी जो समुच्चय बोधक अव्यय दो स्वतंत्र वाक्यों या उपवाक्यों को जोड़ते हैं उन्हें समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। यानी कि इसको दो स्वतंत्र वाक्यों या जो वाक्यों के उपवाक्य होते हैं उनको जोड़े, उन्हें समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय कहें। और विस्मयादि बोधक यानी आश्चर्य, हर्ष, शोक आदि भावनाओं के भाव प्रकट हो उन शब्दों से उन्हें हम विस्मयादि बोधक अव्यय कहते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सीता के आगे रमा खड़ी है। इसमें क्रिया विशेषण होगा, संबंध बोधक होगा, समुच्चय बोधक होगा या विस्मयादि बोधक होगा? इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है कि इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर यदि हम बात करें कि जो संबंध बोधक अव्यय होता है उसमें क्या होता है? जिस अव्यय शब्द से संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ प्रकट होता है उसे संबंध बोधक कहते हैं। तो सीता के आगे रमा खड़ी है। ठीक है, तो सीता और रमा क्या है आपकी? सीता संज्ञा है, रमा भी संज्ञा है, तो यहाँ पर संबंध बोधक अव्यय होगा। जो दूसरा वाला ऑप्शन रहेगा वही इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ना कि क्रिया विशेषण और समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक गलत हो जाएंगे तीनों ऑप्शन। दूसरा वाला जो ऑप्शन रहेगा वही इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है आपका अशुद्ध वाक्य के शुद्ध रूप का सबसे अच्छा विकल्प आपको बताना है। घूमना सुबह अच्छा है, इसका शुद्ध रूप क्या होगा? घूमना अच्छा है सुबह नहीं होगा, घूमना सुबह अच्छा ये भी अशुद्ध होगा, सुबह अच्छा है घूमना या सुबह घूमना अच्छा है, तो सुबह अच्छा है घूमना भी गलत हो जाएगा। जो सही आंसर होगा और शुद्ध वाक्य होगा वो क्या होगा? सुबह घूमना अच्छा है। चौथा वाला जो ऑप्शन रहेगा वही इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखें तो करते अभिषेक पयोधे बलिहारी इस वेश की, हे मातृभूमि तु सत्य ही सगुण मूर्ति सर्वेश की, इसमें छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं? 15 से 13 के क्रम से 28, पहले और तीसरे में 12, 16 मात्राएं या 13 से 15 के क्रम से 28? तो यहाँ पर छंद के प्रत्येक चरण में मात्रा देखनी है तो करते अभिषेक पयोधे बलिहारी इस देश की या वेश की, हे मातृभूमि तु सत्य ही सगुण मूर्ति सर्वेश की, इसमें 15 से 13 के क्रम में 28 मात्राएं। जो पहले और तीसरे चरण में आपकी 15 मात्रा और दूसरे और चौथे चरण में 13 मात्राएं होती है, तो 15 से 13 के क्रम में 28 मात्राएं होगी। जो पहला वाला ऑप्शन रहेगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। उलाला छंद का उदाहरण है ये, ना ही पहले और तीसरे में 12, ना ही 16,
16 और ना ही 13 से 15 के क्रम से 28, क्योंकि 15 से 13 के क्रम से 28 होगी। पहला वाला ऑप्शन जो रहेगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब मात्राएं जब गिनते हैं हम तो लघु और गुरु के रूप में मात्राएं गिनी जाती है। गुरु को हम दीर्घ भी कहते हैं, तो लघु को इस प्रकार गिनते हैं, इसे 1 गिनेंगे, और दीर्घ को अंग्रेजी के एस के रूप में गिनते हैं, इससे 2 के रूप में गिनते हैं। इसको 1 मात्रा मानते हैं, इसको 2 मात्रा मानते हैं, ध्यान रखना है। और इस प्रकार गिनते हैं। जब आप छंद पढ़ेंगे, छंद के उदाहरण लगाएंगे, तो आपको इनका जो उत्तर है वो अच्छी तरीके से पता होगा। तो 15 से 13 के क्रम में 28 मात्राएं होती है प्रत्येक चरण में। करते अभिषेक प्रयोग वाले उदाहरण में, ठीक है। अगला प्रश्न देखें तो अंक भरना मुहावरे का सही अर्थ वाला विकल्प कौन सा है? रो पढ़ना, गले लगाना, बदल जाना या मूर्ख बनाना। तो अंक भरना इस मुहावरे का सही विकल्प कौन सा होगा, ये आपको बताना है। इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या होगा? तो यहाँ पर हम देखें, अंक भरना मुहावरे के सही अर्थ वाला विकल्प है। कौन सा है ये देखना है, और आपको अधिक से अधिक शेयर करना है इसको। यदि सेशन अच्छा लगे लाइक करना है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना है आपको, ठीक है। तो यहाँ पर देखें, तो अंक भरना जो आपका मुहावरा होगा उसका सही अर्थ क्या होगा? तो यहाँ पर जो सही अर्थ होगा अंक भरना मुहावरे का, वो ना तो रो पढ़ना होगा आपका, ठीक है, ना ही आपका बदल जाना होगा, ना ही मूर्ख बनाना होगा। गले लगाना, अंक भरना अर्थात गले लगाना, जो दूसरा वाला ऑप्शन रहेगा वही इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा। तो यदि आप चैनल पे नए हैं और सेशन आपको अच्छा लग रहा है, तो पुनः हम आपको बता रहे हैं, आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल सिलेक्ट करना है, जिससे प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक मिल सके, आप तक पहुंच सके। और प्रैक्टिस सेट की आपकी बैचे चल रही है, योद्धा बैच, एसएससी जीडी का, यूपी पुलिस कांस्टेबल का आज पहला प्रैक्टिस सेट है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके लिए लेकर आ रहे हैं हम, ठीक है। तो आपको चैनल सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो को लाइक करना है और शेयर भी करना है। तो 27 प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपके गले लगाना, ठीक है। अंक भरना का अर्थ हो जाएगा गले लगाना। अगला प्रश्न का रुख करें, तो अगला प्रश्न है आपका निम्नलिखित प्रश्नों में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो बताता है कि संयोग और वियोग किस रस के रूप है। तो रस किसे कहते हैं? तो काव्य को पढ़ते, सुनते और लिखते समय जो आनंद की अनुभूति होती है, साहित्य में उसे रस कहते हैं, ठीक है। और रस के जो प्रवर्तक हैं वो भरत मुनि हैं, और नाट्य शास्त्र में उन्होंने रसों को बताया है। तो वात्सल्य रस के रूप हैं भयानक के हैं, श्रृंगार के हैं, अद्भुत के हैं। तो अद्भुत रस होता है आपका, श्रृंगार रस होता है जिसे रस राज भी कहा जाता है, भयानक भी एक रस होता है, और वात्सल्य भी रस होता है। तो वात्सल्य रस का जो स्थायी भाव होता है वो क्या हो जाता है? तो माँ का बच्चों के प्रति प्रेम, वात्सल्य या वत्सलता, ये इसका स्थायी भाव होता है। भयानक का भय स्थायी भाव हो जाता है। श्रृंगार का रति अथवा प्रेम स्थायी भाव होता है, और अद्भुत का विस्मय अर्थात आश्चर्य भी इसका स्थायी भाव हो जाता है। तो स्थायी भाव आपको देखना है, रस के 4 अंग होते हैं, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव। संचारी भाव की संख्या 33 है। फिलहाल अब जो है 2 संचारी भाव को और जोड़ा गया है, तो 35 हो गई, लेकिन ऑप्शन में आपको 33 आए तो 33 ही लगाना है, और 33 और 35 दोनों आए तो आप 35 लगा सकते हैं, ठीक है। फिलहाल आपको 33 ही ऑप्शन में दिखाई देता है, और 33 ही इसका आंसर लगाना है कि संचारी भाव की संख्या कितनी होती है, 33। अब वात्सल्य रस के संयोग और वियोग रूप नहीं है, ना ही भयानक रस के और ना ही अद्भुत के। जो श्रृंगार रस है जिसका स्थायी भाव होता है रति अथवा प्रेम, रति या फिर प्रेम, ये इसके स्थायी भाव होते हैं। तो इसके जो आपके भेद होते हैं, एक तो संयोग श्रृंगार होता है और एक वियोग श्रृंगार। संयोग में नायक नायिका के संयोग का यानी मिलन का वर्णन होता है, वहां संयोग श्रृंगार। वियोग अर्थात बिछड़ने का या फिर विरह का वर्णन होता है, वहां वियोग श्रृंगार होता है। तो श्रृंगार रस के 2 भेद है, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। तो तीसरा वाला जो ऑप्शन रहेगा वही हमारे इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखें, तो पिताजी पत्र पढ़ रहे हैं, कर्मवाच्य में इसको बताना है हमको, ठीक है। तो पत्र पिताजी द्वारा पढ़ा गया, पिताजी ने पत्र पढ़ा, पिताजी से पत्र पढ़ा जा रहा है, पिताजी पत्र पढ़ रहे हैं, कौन सा आएगा? तो कर्मवाच्य में जो प्रधानता रहती है वो कर्म की प्रधानता रहती है। किसकी प्रधानता रहती है? कर्म की। तो पिताजी पत्र पढ़ रहे हैं, इसमें कर्मवाच्य कौन सा होगा ये आपको बताना है। इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, ठीक है। इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा ये आपको बताना है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो पिताजी पत्र पढ़ रहे हैं, इसका कर्मवाच्य पिता
पत्र पिताजी द्वारा पढ़ा गया, ये वाला होगा, जो पहला वाला ऑप्शन रहेगा वही करेक्ट आंसर होगा, ना कि दूसरा, तीसरा और चौथा। ठीक है, अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न है योजक चिन्ह का सही उदाहरण कौन सा है। तो योजक चिन्ह आपको पता होगा, ये आपके योजक चिन्ह होता है, और सही उदाहरण वाला कौन सा विकल्प है। तो शिवजी और शिवांशी भाई बहन है, तो भाई और बहन इनके बीच में यहाँ पर योजक चिन्ह का प्रयोग हुआ है, तो ये सही हो जाएगा। हेमा, गुनगुन, माया सहेलियां, ये गलत होगा, इसमें योजक चिन्ह नहीं आया है। रोहन ने कहा मुझे पढ़ाई करनी है, तो यहाँ पर भी जो ये है कि योजक चिन्ह के रूप में नहीं प्रयोग हुआ है, तो गलत हो जाएगा। और मैं घूमने जा रही हूँ, ये भी गलत हो जाएगा। शिवजी और शिवांशी भाई बहन है, भाई का जो विलोम हो जाता है बहन हो जाता है, और इनको दर्शाने के लिए हम योजक चिन्ह का प्रयोग करते हैं, तो भाई बहन के बीच में योजक चिन्ह लगा हुआ है। और योजक चिन्ह का जो सही उदाहरण है वो पहला वाला ऑप्शन है, वही हमसे पूछा है, वही इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखें, तो पत्थर का जो आपको समान अर्थ वाला शब्द बताना है। गिरी होगा, गिरी यानी पर्वत का हो जाता है, गलत हो जाएगा। नभचर गलत होगा। निर्भय यानी भय रहित, ये भी गलत हो जाएगा। पत्थर अर्थात पाषाण कहते हैं, पाषाण को भी पत्थर कहा जाता है, तो समान अर्थ वाला शब्द हो जाएगा पाषाण। पहला वाला जो ऑप्शन रहेगा वो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो एक तो थलचर होता है, एक नभचर होता है, एक जलचर होता है, ठीक, और एक उभयचर भी होता है आपका, तो नभचर भी नहीं होगा, पाषाण अर्थात पत्थर होता है, तो पहला वाला जो ऑप्शन रहेगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चार विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो उपसर्ग से बना शब्द नहीं है। तो उपसर्ग किसे कहते हैं, तो वे शब्दांश जो किसी शब्द के प्रारंभ में जुड़कर एक नए शब्द का निर्माण करते हैं, उपसर्ग कहलाते हैं। पुनर्जन्म में उपसर्ग से बना शब्द है, कुधर्म उपसर्ग से बना शब्द है, और आजीवन भी उपसर्ग से बना शब्द है। कैसे, तो पुनः धन जन्म पुनर्जन्म, ठीक है, इसमें पुनः और उपसर्ग है। कुधन धर्म कु उपसर्ग है। आ धन जीवन आ उपसर्ग है। लेकिन दिखावा इसमें आवा प्रत्यय है, यानी शब्दांश जो वाक्य के अंत में जुड़कर एक नए शब्द का निर्माण करते हैं, तो आवा जो शब्द है वो मूल शब्द में जुड़ा और नए शब्द का निर्माण करा दिखावा, तो नया शब्द क्या बना आपका दिखावा। तो यहाँ पर प्रत्यय से बना है, तो उपसर्ग से बना शब्द नहीं है। कौन सा नहीं है, तो दिखावा जो है प्रत्यय से बना है, इसलिए यही हमारे इस प्रश्न का सही आंसर होगा। बाकी अन्य तीनों जो दे रखे हैं वो उपसर्ग से बने शब्द हैं, तो दिखावा जो है उपसर्ग से बना शब्द नहीं है। अगला प्रश्न है, स्वार्थ का विपरीत अर्थ वाला अर्थात विलोम शब्द क्या होगा, परमार्थ नहीं होगा। हर्ष का विषाद होता है, गलत हो जाएगा। स्वार्थ का निस्वार्थ सही होगा, ना ही वरिष्ठ होगा। तो दूसरा वाला स्वार्थ का जो विलोम हो जाएगा वो विरोध निस्वार्थ हो जाएगा, विलोम, ठीक है। दूसरा वाला जो ऑप्शन रहेगा वही इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उस विकल्प का चयन करना है जो प्रत्यय से बना है। तो इंसान प्रत्यय से बना है, मदद प्रत्यय से बना है, जादूगर प्रत्यय से बना है, या समझ। तो इंसान में कोई प्रत्यय नहीं से बना है, मदद भी प्रत्यय से नहीं बना है, समझ भी प्रत्यय से नहीं बना है। जादू जो है जादूगर, इसमें जादू मूल शब्द और गर प्रत्यय लगाकर नवीन शब्द का निर्माण हुआ, जादूगर शब्द बना। तो तीसरा वाला जो ऑप्शन रहेगा वही इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। कुछ प्रश्न ऐसे हैं जिनमें अत्यधिक एक्सप्लेनेशन की आवश्यकता नहीं है, फिर भी हम वहां पे जितना हो सके उतना एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं। संधि विच्छेद बताना है, अत्यधिक में कौन सा संधि विच्छेद सही होगा। अधन अत्यधिक होगा, गलत होगा। अति धन अधिक, इसको यहीं पर रहने देते हैं अभी। अत्यधन अधिक गलत हो जाएगा, अत धन अधिक भी गलत हो जाएगा। तो दूसरा वाला जो ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा कि अति धन अधिक बराबर क्या बन जाएगा आपका, अत्यधिक बनेगा। ये संधि विच्छेद वाला विकल्प जो सही हमको बताना था, तो वो अति धन अधिक, तो इनसे जो नया शब्द बनेगा वो अत्यधिक बनेगा। यही दूसरा वाला जो विकल्प रहेगा करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। अगला प्रश्न है, आचार का सामासिक युग्म पद है। खाने की वस्तु गलत हो जाएगा, चाल चलन गलत हो जाएगा, और अनादर भी गलत हो जाएगा, क्योंकि हम बोलते हैं ना आचार विचार, तो सामासिक युग्म पद, युग्म अर्थात जोड़ा, सामासिक जोड़े वाला जो पद हो जाएगा आचार का विचार हो जाएगा। तो दूसरा वाला जो ऑप्शन रहेगा वही इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, दुविधा शब्द का सही समान अर्थ वाला शब्द है, यानी दुविधा को और क्या कहते हैं हम, यथातथ्य कहते हैं, तथ्य के अनुसार, तो गलत होगा। विस्तृत भी गलत हो जाएगा, ना ही होनहार होगा। धर्म संकट में पड़ गए या दुविधा में पड़ गए ऐसा हम कहते हैं, तो दुविधा का जो सही समान अर्थ वाला शब्द हो जाएगा वो धर्म संकट हो जाएगा। जो पहला वाला ऑप्शन होगा वही हमारे इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा। तो ये 37 इंपॉर्टेंट प्रश्न थे जो प्रीवियस ईयर पेपर में आए हुए हैं आपके, और उसी का प्रैक्टिस सेट आपके लिए लेकर आए हैं। तो पहला प्रैक्टिस सेट यूपी पुलिस कांस्टेबल 2024 का आपके लिए लेकर आए हैं। इसकी फ्री पीडीएफ भी आप हमारे टेलीग्राम चैनल
जिसकी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी है, वहां से प्राप्त कर सकते हैं। और इसी प्रकार की क्लासों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल एडी एजुकेशन। साथ ही आप फॉलो करें एडी एजुकेशन व्हाट्सएप चैनल को। यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, तो गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड जो आपको जानकारी होगी वो प्राप्त होगी। ठीक है, तो इसी प्रकार देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल एडी एजुकेशन। धन्यवाद।